Welcome students. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 15, our environment. We have heard the word environment often being used on the television. हमने environment शब्द का प्रयोग आम तौर पर कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुना है, कई अलग अलग वे में सुना है। जैसे टेलीविज़न पे सुनते रहते हैं, या न्यूज़पेपर में एनवायरनमेंट का आप नाम सुनते हैं, या आपके आसपास के लोग भी इसकी बातें करते हैं। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो अब ऐसा नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था। दूसरे लोग कहते हैं कि हमें एक स्वस्थ वातावरण में काम करना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। और दुनिया भर में जो ग्लोबल समिट्स हो रही हैं, जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों प्रकार की कंट्रीज़ रेगुलरली ये डिस्कशन करती हैं कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं दुनिया भर में, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट विच इंटरेक्ट with each other and how we impact the environment. तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि जो environmental factors हैं वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं और हम किस तरह से environment को नुकसान पहुँचाते हैं, या environment के साथ हम किस तरह से related हैं, हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का environment के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वो साइकिल होते हैं इस एनवायरनमेंट में, और अलग अलग काइंड्स के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलते हैं। उन साइकिल्स के कारण ही नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो अब जहाँ भी ह्यूमंस रहते हैं, जहाँ कहीं भी मनुष्य रहेगा, वहाँ वेस्ट भी जनरेट होगा, और वेस्ट भी बहुत अलग अलग काइंड्स का हो सकता है। तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में ऐसा बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, जिसको हम बाहर फेंकते हैं। और इन वेस्ट मटेरियल्स का जो नाम है वो आप खुद भी सोच सकते हैं, नहीं तो अभी हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं। अब होता क्या होगा उन वेस्ट मटेरियल्स का, व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे, जब उनको दूर फेंक देंगे तो होगा क्या उनका, हमारे नेचर में जब उनको फेंकेंगे तो नेचर उनके साथ कैसे डील करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इसके लिए एक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, एक्टिविटी 15.1। इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि आप वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कीजिए अपने घरों से, और इसमें वो वेस्ट हो सकता है जो आप किसी दिन के दौरान इकट्ठा करते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट हो सकता है, जिसमें सड़ा हुआ खाना, पुराना जो खाना है हमारे घर में, जो रात का बासी खाना जो होता है, स्पॉइल्ड फूड जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल पील्स, जो खाना बनाते समय जो सब्जियों के छिलके, वो सब। इसके अलावा चाय की पत्तियाँ, और मिल्क पैकेट्स जो हमारे घर में रोज़ आते हैं। इसके अलावा एम्प्टी कार्टन्स, जो कि वेरियस काइंड्स के जो हम मटेरियल ख़रीदते हैं उनके कार्टन्स जो होते हैं वो हमारे घर में होते हैं। तो ये सब किचन वेस्ट हो गया। इसके अलावा वेस्ट पेपर भी आपके घर में इकट्ठा होता है, और एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स होती हैं जो ग्लास की बनी होती हैं, मेडिसिन स्ट्रिप्स होती हैं जिसके अंदर गोलियाँ आती हैं, बबल पैक्स होते हैं जो कि किसी सामान को पैक करने के लिए, आजकल आपने देखा होगा कोई सामान जो है उसमें टूट फूट ना हो इसलिए एयर भरे हुए बैग्स होते हैं जो पॉलीथिन से बने होते हैं, और वो सामान के चारों तरफ लपेटे जाते हैं जिससे कि वो सामान ख़राब ना हो, तो उसे बबल पैक बोलते हैं। इसके अलावा पुराने कपड़े और टूटे फूटे हमारे जूते चप्पल, तो ये सब चीज़ें हमारे घर से आमतौर पर वेस्ट के तौर पर निकलती रहती हैं। ठीक है, तो bury this material in a pit in the school garden। तो आप ऐसा करिए कि इस सारे मटेरियल को एक गड्ढा खोद करके अपने स्कूल गार्डन के अंदर इसको ब्यूरी कर दीजिए, इसको ज़मीन के नीचे दबा दीजिए।
ऊपर से आप उसके सॉइल की लेयर चढ़ा दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से आप उसको कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या करेंगे? बट इफ़ देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल, यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट और फ्लावर पॉट एंड कवर विथ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं है या स्कूल गार्डन आपके घर के आसपास नहीं है, आप वहाँ तक वेस्ट को नहीं ले जा सकते, तो आप एक काम करें, बकेट के अंदर उस मटेरियल को डालें और कम से कम उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर की सॉइल होनी चाहिए। अब इस मटेरियल को आपको मॉइस्ट रखना है, यानी मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए उसमें, और उसको 15 दिन के इंटरवल पर आप उसको देखते रहें रेगुलरली। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि होगा क्या। What are the materials that remain unchanged over long periods of time? तो इसमें से कौन से मटेरियल्स हैं जो कि लंबे समय तक अनचेंज्ड बने रहेंगे, जिन पर कोई असर नहीं होगा? तो आंसर आएगा आपका, इसमें बबल पैक्स हैं और स्ट्रिप्स हैं, मेडिसिन स्ट्रिप्स जिन्हें कहते हैं, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स हो गई, है ना, इसके अलावा मिल्क पैकेट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लंबे समय तक पड़ी रहेंगी, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। What are the materials which change their form and structure over time? अब ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनके स्ट्रक्चर या फॉर्म्स चेंज होने लगेंगे समय के साथ? तो आप देखेंगे स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज्ड टी लीव्स, एम्प्टी कार्टन्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, ब्रोकन फुटवेयर, वेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपना फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज करती हुई आपको दिखाई देंगी। सो ऑफ दीज मटेरियल्स that are changed, which ones change the fastest? तो आपसे अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे, जो आपने बताया कि जो मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं उनमें से सबसे तेज़ कौन सा चेंज हो रहा है? तो आंसर आना चाहिए इसका स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज्ड टी लीव्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं तेज़ी से आप देखेंगे अपना स्वरूप चेंज करती हुई आपको दिखाई देंगी। उसके बाद फिर अगली कैटेगरी में आ जाएगा वेस्ट पेपर, और फिर आ जाएगा हमारा ये कार्टन्स, एम्प्टी कार्टन्स, देन फिर हम आ जाएंगे ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स पर, और फिर आ जाएंगे हम ब्रोकन फुटवेयर पर। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना सकते हैं इसका। तो ये एक्टिविटी करने से हमको ये पता चला कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अंडरस्टैंड? तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे कि स्पॉइल्ड फूड था या पेपर था, जो आसानी से डिग्रेड हो जाता है नेचर की एक्टिविटीज़ से, नेचुरल एक्टिविटीज़ से डिग्रेड हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो हैं विच आर नॉट डिग्रेडेड बाय और डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल एक्टिविटीज़। तो हमने देखा, एक बार हमने और पहले पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, चैप्टर जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था, कि जो भी आप खाना खाते हो वह अलग अलग काइंड्स के एंजाइम्स के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ये आपने पढ़ा था। तो आपने कभी ये सोचा है कि वही एंजाइम और किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने के काम क्यों नहीं आता है? वह एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। इसका आंसर क्या है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक in their action. So specific enzymes are needed to break down of a particular substance. जैसे कि हमने पढ़ा था, जो एमाइलेस होता है उससे आप कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेस फैट्स के ब्रेक डाउन के काम आता है, ठीक है ना, ठीक है। और प्रोटीएसेस जो होते हैं जैसे पेप्सिन, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है उसका जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही वो डिग्रेड कर सकता है। इस बात को समझते हुए हमारे समझ में आया, दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। तो अब आप एक ऐसी चीज़ खाने की कोशिश करो जो आपकी बॉडी जिसको डिग्रेड ही नहीं कर सकती, तो उससे आपको क्या एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कोयला, आप कोयला खा जाओ या आप प्लास्टिक खा जाओ तो उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बिकॉज आपके पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो उसको डिग्रेड कर सके। तो इसीलिए
अब नेचर में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। बहुत सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स हैं जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होंगे, जो कि डिकम्पोज नहीं होंगे बैक्टीरिया के एक्शन से या दूसरे सेप्रोफाइट्स के एक्शन से, ठीक है ना। इन मटेरियल्स पर फिजिकल फोर्सेस काम करेंगी जैसे कि हीट है, प्रेशर है, बट अगर एम्बिएंट कंडीशंस हैं यानी नेचुरल कंडीशंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, वहाँ पर तो इन पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट और प्रेशर उनको मिलेगा नहीं जो उनको डिग्रेड कर दे, और कोई एंजाइम किसी बैक्टीरिया के पास है नहीं जो उनको डिग्रेड कर दे। किसी भी बैक्टीरिया के पास या अदर कोई दूसरा सेप्रोफाइट है जैसे फंजाई है या बैक्टीरिया है, ये जो हैं डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। अब इनके पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर दे, तो अब क्या होगा नेचर में, फिर प्लास्टिक जो है लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेगा नेचर में, और इसीलिए प्लास्टिक क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सब्सटेंसेस that are broken down by biological processes are said to be biodegradable, and the substances that are not broken down in this manner are said to be non biodegradable. तो here is your definitions. तो अब आपने मैंने अभी जो एक्टिविटी अभी आपके साथ डिस्कस की थी वहीं पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेज यू ब्यूरिड वर बायोडिग्रेडेबल, तो आप बता देंगे इसका आंसर। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, दीज सब्सटेंस जैसे ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इनर्ट रह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक और एनवायरनमेंट में लंबे समय तक परसिस्ट करेंगे, अंडरस्टैंड, और ये दे में हार्म वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब ये परसिस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक तो ये हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 15.2, जिसमें आपसे कहा गया है यूज़ द लाइब्रेरी, इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करें इंटरनेट के माध्यम से, लाइब्रेरी जा कर के। और कितना समय लगता है आपको, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट के अंदर परसिस्ट करने में, या यहाँ परसिस्ट करते हैं, कितने समय तक ये परसिस्ट कर सकते हैं। तो इस समय तो इन दिनों में आजकल हम पढ़ते हैं नए टाइप के प्लास्टिक बन रहे हैं विच आर सेट टू बी बायोडिग्रेडेबल। ऐसे प्लास्टिक्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं जो काफ़ी थिन होते हैं और बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। तो ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं उनके बारे में आप पता करिए। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपना सर्वे करना है, पता करना है, सर्च करना है वेरियस रिसोर्सेज। सो दिस इज़ ऑल about biodegradable and non-biodegradable substances.